वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग बिहार के स्पेशल के बिहार विशेष के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने बिहार के मध्यकालीन बिहार को समाप्त कर दिया, उसके बाद बिहार के कुछ परिचय को भी समाप्त किया। हम लोग एक एक टॉपिक समाप्त करेंगे और चलिए अब हम लोग देखते हैं इस बिहार स्पेशल के आधुनिक बिहार की ओर, मॉडर्न बिहार की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस आधुनिक बिहार की ओर। तो प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 ईस्वी। अब प्लासी की लड़ाई के बाद लॉर्ड क्लाइव मीर जाफर के साथ कहाँ पे आया था? पटना आया था। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बिहार का उपनवाब बनाया था। तो इम्पोर्टेंट है, रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उपनवाब किसे बनाया था? मीर जाफर को। लेकिन जो मीर जाफर की सत्ता थी वह औपचारिक थी, अर्थात वह अंग्रेजों की कठपुतली मात्र था। तो प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव कहाँ पे आ गया? प्लासी की लड़ाई के बारे में हमने चर्चा किया है पूरा डिटेल में। आधुनिक भारत के इतिहास का जो प्लेलिस्ट है उसमें आप लोग देख सकते हैं, पूरा डिटेल में है। रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को बिहार का उपनवाब बनाया था, लेकिन उसकी सत्ता जो थी वह औपचारिक थी। व्यवहार में बिहार का प्रशासन राजा राम नारायण के हाथ में था। बिहार का प्रशासक कौन था उस समय? जिस समय 1757 ईस्वी का प्लासी का युद्ध हुआ था, राजा राम नारायण इम्पोर्टेंट है, जो उस समय नायब नाजिम था। क्या था? नायब नाजिम। बिहार में मुगल सत्ता पुनर्स्थापित करने का प्रयास राजकुमार अली गौहर, जो कि बाद में वही शाह आलम द्वितीय बनता है। तो बिहार में मुगल सत्ता पुनर्स्थापित करने का प्रयास किसने किया? राजकुमार अली गौहर ने। अली गौहर को इलाहाबाद और अवध के प्रांतपतियों ने क्या किया? समर्थन दिया था। तो अली गौहर को इलाहाबाद और अवध के प्रांतपतियों ने क्या किया? समर्थन दिया था। 1760 ईस्वी में अली गौहर ने पटना का घेरा डाल दिया, लेकिन कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उसे पलायन करने के लिए बाध्य कर दिया। तभी मुगल सम्राट आलमगीर की क्या हो गई? मृत्यु भी हो गई। तो 1760 ईस्वी में अली गौहर ने पटना का घेरा डाला, लेकिन कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उसे पलायन करने के लिए बाध्य कर दिया। तभी मुगल सम्राट आलमगीर की भी मृत्यु हो गई। दिल्ली पर अधिकार करने के लिए रवाना होने से पहले अली गौहर का पटना में राज्याभिषेक हुआ। इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है अली गौहर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? पटना में। 1764 ईस्वी में बक्सर का निर्णायक युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में भी हम लोगों ने पूरा देखा है उस मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के प्लेलिस्ट में, उसे आप लोग देख सकते हैं। तो 1764 के युद्ध में बक्सर में एक निर्णायक युद्ध लड़ा गया। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ पे स्थापित कर ली? मुंगेर में। बहुत इम्पोर्टेंट है। और कंपनी के विपरीत भारतीय व्यापारियों को चुंगी देना बंद कर दिया। अंग्रेज पहले क्या करते थे? टैक्स देते थे, चुंगी देते थे। लेकिन इस मीर कासिम ने क्या कर दिया? अंग्रेजों को चुंगी देना अर्थात टैक्स देना बंद कर दिया। मीर कासिम ने राजधानी कहाँ बनाई थी? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मीर कासिम को उसके स्वतंत्र आचरण से प्रभावित होकर अंग्रेज उसे नवाब के पद से हटा दिए। चूँकि मीर कासिम क्या था? अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनना चाहता था, वह स्वतंत्र रहना चाहता था। यही देखकर अंग्रेजों ने उसे नवाब के पद से क्या कर दिया? हटा दिया। और वह पटना के कुछ अंग्रेज अधिकारियों को दंड देकर नवाब शुजाउद्दौला से सहायता लेने लखनऊ पहुंच गया। और यह मीर कासिम कहाँ पहुंच गया? तो पटना के कुछ अंग्रेज अधिकारियों को दंड देने के लिए नवाब शुजाउद्दौला से सहायता लेने लखनऊ पहुंच गया। उस समय शाह आलम द्वितीय भी अवध में प्लासी की लड़ाई के बाद, चूँकि प्लासी की लड़ाई में शाह आलम द्वितीय क्या था? तो वह अंग्रेज़ों से हार गया था।
तो वह भी चूँकि शाह आलम द्वितीय का अच्छा मित्र था शुजाउद्दौला, तो शुजाउद्दौला अच्छा मित्र था तो वह भी अवध चला गया था। कौन? शाह आलम द्वितीय, लखनऊ। अभी तीनों एक दूसरे के साथ मिल गए। कौन कौन? मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। इसके बाद वह अंग्रेज़ों के शरण में, संरक्षण में आ गया और पटना में उसका ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदाम में राज्याभिषेक हो गया। तो शाह आलम द्वितीय भी क्या था? अवध में पलासी की लड़ाई के हार के बाद उपस्थित था। इसके बाद वह शाह आलम द्वितीय क्या हो गया? तो अंग्रेज़ों के संरक्षण में आ गया और उसका ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदाम में राज्याभिषेक हो गया। मुगल वजीर के प्रबल विरोध के कारण शाह आलम द्वितीय दिल्ली लौटने में असमर्थ था और अवध में ही निवास कर रहा था। अवध लखनऊ के इलाके को कहा जाता था आज भी। 1764 ईस्वी में बक्सर के चौसा के मैदान में मीर कासिम, नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय का अंग्रेज़ों के साथ युद्ध हुआ और इसमें अंग्रेज विजयी रहे। तो बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों से युद्ध किया, लेकिन अंग्रेज़ों की इसमें विजय हुई। इसमें अंग्रेज़ों की तरफ से कौन लड़े थे? तो कैप्टन मुनरो, याद रखेंगे कैप्टन मुनरो। उसके बाद हेक्टर, ये सभी अंग्रेज़ों की तरफ से लड़े थे। 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि कर ली। तो जब 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध जीत गया अंग्रेज, तो शाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि हुई। इसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान असूली अर्थात दीवानी का अधिकार किसे मिल गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार का प्रशासन चलाने के लिए एक नायब नाजिम अथवा उप प्रांतपति का भी पद को विकास किया। उप प्रांतपति, बिहार के महत्वपूर्ण उप प्रांतपति कौन थे उस समय? राजा राम नारायण और सिताब राय। तो अंग्रेजों ने बिहार के महत्वपूर्ण उप प्रांतपति बनाया किसे? राजा राम नारायण और सिताब राय। 1766 ईस्वी में पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासन मंडली का भी सदस्य नियुक्त किया गया। तो 1766 ईस्वी में पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासन मंडली का सदस्य नियुक्त किया गया। याद रखेंगे कौन? मिडल्टन, इम्पॉर्टेंट है। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी ने अपना नायब दीवान नियुक्त कर दिया। तो 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिताब राय को अपना नायब दीवान नियुक्त कर दिया। 1767 ईस्वी में पटना जो था, पटना फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी कौन बना? टॉमस रम्बोल्ड। तो 1767 ईस्वी में पटना फैक्ट्री का मुख्य अधिकारी बना टॉमस रम्बोल्ड। 1769 ईस्वी में प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेज निरीक्षकों की भी नियुक्ति हुई। तो पटना में 1769 ईस्वी में प्रशासन को चलाने के लिए अंग्रेज निरीक्षकों की भी नियुक्ति हुई। 1770 ईस्वी में बिहार, पटना, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया तथा बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। तो 1760 ईस्वी में बिहार में खास करके पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया और बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इम्पॉर्टेंट है। 1770 ईस्वी में बिहार के लिए एक लगान परिषद का गठन हुआ जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना कहा गया। तो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना अर्थात लगान परिषद का गठन कब हुआ? 1770 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर। और सदस्य कौन कौन से थे? तो रॉबर्ट पॉल्क और जॉर्ज वेंसीटार्ट। इसके अन्य सदस्य थे रॉबर्ट पॉल्क और जॉर्ज वेंसीटार्ट। रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना लगान का काम देखने लगा
और सिताब राय के अधीन निजामत जो थे वे अब प्रशासनिक कार्य देखने लगे। कौन? प्रशासनिक कार्य। 1772 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट और डायरेक्टर के आदेश पर वारेन हेस्टिंग्स ने सिताब राय को क्या कर दिया? अपदस्थ कर दिया, अर्थात उसे उसके पद से हटा दिया और सिताब राय के पुत्र कल्याण सिंह को राय रायब की उपाधि दे दी। तो 1772 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट और डायरेक्टर के आदेश पर वारेन हेस्टिंग्स ने सिताब राय को क्या कर दिया? हटा दिया और उसके बाद सिताब राय के पुत्र कल्याण सिंह को नायब नाजिम की पद दे दिया। 1783 ईस्वी में जॉन शोर ने लगान की नई व्यवस्था लागू की, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की अस्थायी बंदोबस्त के फलस्वरूप बिहार में भी अस्थायी रूप से लागू हो गया। तो 1783 ईस्वी में जॉन शोर ने लगान की एक नई व्यवस्था लागू की, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की अस्थायी बंदोबस्त के फलस्वरूप बिहार में भी अस्थायी रूप से लागू हो गया। 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हो गया। चूँकि 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था, तो उसके बाद कलेक्टर और बिहार परिषद दोनों को समाप्त करके बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया। क्या? प्रांतीय सभा। 1781 ईस्वी में पटना के कुछ स्थानीय जमींदारों ने बनारस के चैत सिंह के विद्रोह से प्रेरित होकर, याद रखेंगे बनारस के राजा कौन थे उस समय? चैत सिंह। तो 1781 ईस्वी में पटना के कुछ स्थानीय जमींदारों ने बनारस के चैत सिंह के विद्रोह से प्रेरित होकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का असफल प्रयास किया। हालांकि यह प्रयास क्या रहा? असफल रहा। 1781 ईस्वी में पटना और गया क्षेत्रों को मिलाकर एक नया जिला बना दिया गया। तो 1781 ईस्वी में गया और पटना के क्षेत्र को मिलाकर बिहार को एक नया जिला बना दिया गया। 1783 ईस्वी में बिहार में पुनः अकाल पड़ा और उसी साल अनाज के भंडारण के लिए गोल घर का निर्माण किया गया। लेकिन इसका पूरा निर्माण कब हुआ? 1786 ईस्वी में। वेरी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था? 1783 ईस्वी में निर्माण कार्य शुरू हुआ, 1786 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। किस लिए? अनाज गोदाम के रूप में। 1790 ईस्वी तक अंग्रेजों ने फौजदारी प्रशासन को भी अपने नियंत्रण में ले लिया और पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर कौन नियुक्त हुए? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। तो पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन नियुक्त हुए? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। पटना और उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में ठगी और डकैती की समस्याओं का निदान भी 1835 में किया गया। 1865 ईस्वी में पटना और गया जिले अलग अलग संगठित हो गए। कब? पटना और गया फिर एक बार एक हो गए थे, तो इनको अलग अलग संगठित कर दिया गया। 1869 ईस्वी में पटना के कुछ क्षेत्र कहाँ पे मिल गए? तिरहुत क्षेत्र में। तो 1869 ईस्वी में पटना के कुछ क्षेत्र तिरहुत में मिला दिए गए, अर्थात दरभंगा और मधुबनी का इलाका। 1866 ईस्वी में सारण और चंपारण को विभाजित कर दिया गया। तो इम्पोर्टेंट है, 1866 ईस्वी में सारण और चंपारण को क्या कर दिया गया? अलग अलग कर दिया गया। 1875 ईस्वी में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा में विभाजित कर दिया गया। तो 1875 ईस्वी में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा में विभाजित कर दिया गया। 1905 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन हुआ और 1911 ईस्वी में बंगाल का पुनर्गठन हुआ। हमने बताया था मध्यकालीन भारत के इतिहास में कि ये जब जॉर्ज पंचम आया हुआ था 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार लगा हुआ था। तो उसी के बाद 1912 ईस्वी में उसे क्या कर दिया गया? दिल्ली को अलग कर दिया गया। किससे? तो बंगाल को बिहार से अलग कर दिया गया। तो 1905 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन हुआ और उसके बाद 1911 ईस्वी में बंगाल का पुनर्गठन हुआ। 1906 ईस्वी में सच्चिदानंद सिन्हा
और महेश नारायण ने पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका की भी क्या की, तो प्रकाशन की। तो 1906 ईस्वी में सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने पृथक बिहार के मांग के समर्थन में एक पुस्तिका का भी प्रस्तुत किया। 1906 ईस्वी में बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक छात्र सम्मेलन का आयोजन किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि बिहार में छात्र सम्मेलन का आयोजन किसने किया। 1906 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। मजहरुल हक, अली इमाम और हसन इमाम ने भी पृथक बिहार के निर्माण की मांग को प्रस्तुत करने में मुखर रहे। तो पृथक बिहार की मांग को किसने किया? मजहरुल हक, अली इमाम और हसन इमाम। 1908 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ? पटना में। तो 1908 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ? पटना में। इम्पोर्टेंट है। 1908 ईस्वी के बिहार के प्रादेशिक सम्मेलन के पहले बैठक में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया गया। तो 1908 ईस्वी के जो बिहार का प्रादेशिक सम्मेलन था, उसकी पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? मोहम्मद फखरुद्दीन ने। और मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया गया। 1908 ईस्वी में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की एक सभा का भी आयोजन किया गया। तो 1908 ईस्वी में नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की एक सभा का आयोजन किया गया। 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन बने? हसन इमाम। इम्पोर्टेंट है। तो 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष बने हसन इमाम। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत में संगठित करने की घोषणा सम्राट जॉर्ज पंचम के द्वारा की गई। तो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में जो शाही दरबार का आयोजन किया गया था, तो उस दरबार में बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से अलग करने के लिए एक नए प्रांत के रूप में संगठित करने की घोषणा जॉर्ज पंचम के द्वारा की गई। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को नया प्रांत विधिवत स्थापित हो गया। तो बिहार 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से एक नए प्रांत के रूप में विधिवत स्थापित हो गया। 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय और 1917 ईस्वी में तो 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय और 1917 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इम्पोर्टेंट है। बिहार, छोटा नागपुर और उड़ीसा के प्रशासन के लिए एक गवर्नर एवं काउंसिल की भी स्थापना हुई, जिसे उड़ीसा नाम दिया गया, जिसकी राजधानी कौन बनी? तो पटना बनी। तो बिहार, छोटा नागपुर और उड़ीसा के प्रशासन के लिए एक गवर्नर एवं काउंसिल की स्थापना हुई, जिसे क्या नाम दिया गया? उड़ीसा नाम दिया गया। और उसकी राजधानी कौन बनी? तो पटना बनी। 1936 ईस्वी में उड़ीसा के क्षेत्र से बिहार पृथक होकर एक अलग प्रांत बन गया। तो 1936 ईस्वी में उड़ीसा के क्षेत्र, बिहार किससे अलग हो गया? उड़ीसा से। 1936 ईस्वी में 1 अप्रैल 1936। इसी कारण 1 अप्रैल को उड़ीसा का उत्कल दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? उत्कल दिवस। 1947 ईस्वी में बिहार की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के क्रम में खरसावां और सरायकेला की 2 रियासतें उड़ीसा को स्थानांतरित हुई।
परंतु 18 मई 1948 ईस्वी को पुनः बिहार में उसे सम्मिलित कर लिया गया। तो 1947 ईस्वी में बिहार की सीमाओं के पुनर्निर्धारण के क्रम में खरसावां और सरायकेला की दो रियासतें उड़ीसा में स्थानांतरित हो गई, लेकिन 18 मई 1948 ईस्वी को पुनः इसे बिहार में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया, खरसावां और सरायकेला। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड बना और इसी के बाद बिहार एक स्वतंत्र राज्य बन गया जो वर्तमान में अभी चल रहा है। तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड बना। पूर्वी भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 ईस्वी में हुई थी उसी के बाद प्रारंभ हुई। तो पूर्वी भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना कब हुई? प्लासी की लड़ाई के बाद। 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। तो 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई के बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। राजा राम नारायण, नरहट के जमींदार कामगार खां, टिकारी के राजा सुंदर सिंह, भोजपुर के पहलवान शिव सिंह, कुटुंबा के बिशुन सिंह आदि नए नवाब उनके अंग्रेजों के सहयोगियों का क्या किया? तो विरोध किया। तो राजा राम नारायण, नरहट के जमींदार कामगार खां, टिकारी के राजा सुंदर सिंह, भोजपुर के पहलवान सिंह और सीसी कुटुंबा के बिशुन सिंह आदि ने नए नवाब और उनके अंग्रेज सहयोगियों का क्या किया? तो का खासा विरोध किया। फ्रांसीसी सैलानी जॉन लॉ ने अंग्रेज विरोधियों का साथ दिया। तो फ्रांसीसी सैलानी जॉन लॉ ने अंग्रेज विरोधियों का साथ दिया। मीर जाफर ने अंग्रेजों को बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया। कब? 1757 से 1758 ईस्वी के बीच। तो मीर जाफर ने अंग्रेजों को बिहार में सोरा के व्यापार का एकाधिकार प्रदान कर दिया कि आप सोरा का व्यापार अकेले कर सकते हैं। कब? 1757 से 1758 ईस्वी के बीच। मार्च 1759 ईस्वी में मुगल शहजादा अली और गौहर ने बिहार पर चढ़ाई किया। तो 1759 ईस्वी में मुगल शहजादा अली गौहर ने क्या किया? बिहार पर आक्रमण किया और अली गौहर का साथ किसने दिया? जॉन लॉ ने। 1759 ईस्वी में आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हो गई और अली गौहर खुद को सम्राट घोषित करके शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर ली। तो 1759 ईस्वी में आलमगीर द्वितीय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई और अली गौहर खुद को सम्राट घोषित कर दिया और शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर ली। किसकी? शाह आलम द्वितीय की। मुगल दरबार के शक्तिशाली वजीर ने अली गौहर को दिल्ली जाने से क्या कर दिया? रोक दिया और शाह आलम द्वितीय बिहार और अवध के क्षेत्रों में भटकता रहा और 1760 ईस्वी में बिहार पर चढ़ाई कर दिया। तो मुगल दरबार के शक्तिशाली वजीर ने अली गौहर को दिल्ली जाने से क्या कर दिया? रोक दिया और शाह आलम द्वितीय बिहार और अवध के क्षेत्रों में क्या कर दिया? भटकता रहा और उसके बाद 1760 ईस्वी में बिहार पर चढ़ाई कर दिया। 1760 ईस्वी के शाह आलम द्वितीय के बिहार आक्रमण ने 5000 सैनिकों ने क्या किया? तो कामगारों ने 5000 सैनिकों से उसकी मदद की। कितने? 5000 सैनिक। शाह आलम द्वितीय को राज राम नारायण ने रोका लेकिन वह हार गए। शाह आलम द्वितीय को किसने रोका? बिहार के प्रांतपति राजा राम नारायण ने, लेकिन फिर भी ये हार गए। मेजर बॉक्स ने समय पर कार्रवाई करके शाह आलम द्वितीय को बिहार से वापस लौटने के लिए बाध्य कर दिया। तो मेजर बॉक्स ने समय पर कार्रवाई करके शाह आलम द्वितीय को बिहार से वापस लौटने पर बाध्य कर दिया। 1761 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय ने बिहार पर एक बार फिर से पुनः आक्रमण किया और वह अंग्रेजों से हार गया। तो 1761 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय ने बिहार पर एक बार फिर से आक्रमण किया लेकिन अंग्रेजों के द्वारा वह हार गया।
1761 ईस्वी में जॉन लॉ को बंदी बना लिया गया और 1761 ईस्वी में ही शाह आलम द्वितीय का अंग्रेजों का संरक्षण मिल गया और उसके बाद उसका पटना में विधिवत राज्याभिषेक हुआ। तो 1761 ईस्वी में जॉन लॉ को बंदी बना लिया गया और 1761 ईस्वी में ही शाह आलम द्वितीय को अंग्रेजों से संरक्षण मिल गया और पटना में उसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 ईस्वी में हुई थी, उसकी पृष्ठभूमि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारियों और नवाब मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण बनी। तो बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी की पृष्ठभूमि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारियों और नवाब मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण बनी। मीर कासिम 1761 ईस्वी में नवाब बना था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी किसे बना दी? मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर को बना दिया। मीर कासिम ने मुंगेर में दुर्ग की मरम्मत कराई, अर्थात एक किला का निर्माण कराया और वहाँ की सेना को सुसज्जित किया। हेनरी वेंसीटाट और वारेन हेस्टिंग्स को छोड़कर सभी अंग्रेज अधिकारी मीर कासिम को चुंगी नहीं देना चाहते थे। तो हेनरी वेंसीटाट और वारेन हेस्टिंग्स को छोड़कर कोई भी अंग्रेज अधिकारी मीर कासिम को चुंगी अर्थात कर नहीं देना चाहते थे। मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों को भी चुंगी देने से मुक्त करने के कारण अंग्रेजों से विरोध हुआ। तो मीर कासिम भारतीय व्यापारियों को भी चुंगी देने से मुक्त कर दिया था। इसी कारण अंग्रेजों से उसका क्या हो गया? विरोध हो गया। मीर कासिम का विरोध वाट्स और एलिस। वाट्स और एलिस कौन थे? तो एलिस जो था वह पटना की कंपनी का कमांडर था। तो मीर कासिम का विरोध वाट्स और एलिस जो कि पटना की कंपनी का प्रधान या एजेंट था उसने किया। 24 जून 1763 ईस्वी को एलिस पटना नगर निगम पर अधिकार कर लिया। तो 24 जून 1763 ईस्वी को जो एलिस था वह पटना नगर निगम पर अधिकार कर लिया। मीर कासिम के एक फ्रांसीसी अधिकारी सोमेरू ने एलिस और वाट्स की हत्या कर दी, जो बिहार में मीर कासिम और अंग्रेजों की विरोध का कारण बना। तो मीर कासिम के एक फ्रांसीसी अधिकारी सोमेरू ने एलिस और वाट्स की हत्या कर दी, जो बिहार में मीर कासिम और अंग्रेजों की विरोध का कारण बना। 2 सितंबर 1763 ईस्वी को राजमहल के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम को पराजित कर दिया। तो 2 सितंबर 1763 ईस्वी को राजमहल के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। अंग्रेजों के विरोध से मीर कासिम क्या हो गया? भाग गया और सुजाउद्दौला के पास चला गया। कहाँ पे? अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास चला गया और वहीं पर उसका मित्र जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी था। तो तीनों ने मिलकर वहाँ पे संधि कर ली। 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर में चौसा के स्थान पर मीर कासिम, नवाब सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना जो कितनी थी? 40,000 थी। उसकी टक्कर हेक्टर मुनरो की अंग्रेज सेना से हुई थी, जिसके पास 8,000 सैनिक थे। कितने? 8,000। तो 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के चौसा में मीर कासिम, नवाब सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना जो कितनी थी? लगभग 40,000 थी। उसकी टक्कर हुई अंग्रेज के हेक्टर मुनरो के बीच, जिसकी सेना कितनी थी? 8,000। बक्सर के युद्ध में 2,000 भारतीय सैनिक मारे गए और 847 अंग्रेज सैनिक मारे गए। 1778 ईस्वी में नोनिया जाति ने अंग्रेजों से क्या किया? तो विद्रोह किया। तो 1778 ईस्वी में नोनिया जाति का अंग्रेजों से टकराव हुआ। ये नोनिया जाति सोरा का व्यापार करते थे। सोरा। 1781 ईस्वी में बनारस के चैत सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया
तो बनारस के राजा थे चैत सिंह। 1781 ईस्वी में बनारस के राजा चैत सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया। 1781 ईस्वी में जमींदारों में कामगार खां के पुत्र इकबाल अली खां और सिरिस कुटुंबा के जमींदार कौन थे? नारायण सक्रिय थे। तो 1781 ईस्वी में पटना के जमींदारों में कामगार खां के पुत्र इकबाल अली खां और सिरिस कुटुंबा के जमींदार राम नारायण क्या थे? सक्रिय थे। वारेन हेस्टिंग्स ने 1786 ईस्वी में इकबाल अली खां की जमींदारी जब्त कर दी और नारायण सिंह को अपदस्थ करके ढाका में कैद कर लिया। तो वारेन हेस्टिंग्स ने 1786 ईस्वी में इकबाल खां की जमींदारी को जब्त कर लिया और नारायण सिंह को अपदस्थ करके उसे ढाका में कैद कर लिया। ढाका बांग्लादेश। 1798 ईस्वी में अवध के वजीर वली के साथ टिकारी के राजा मित्रजीत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो 1798 ईस्वी में अवध के वजीर वली के साथ टिकारी के राजा मित्रजीत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सर सैयद अहमद शहीद। तो भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक थे सर सैयद अहमद शहीद। सैयद अहमद शहीद का जन्म 1786 ईस्वी में वर्तमान उत्तर प्रदेश के रायबरेली नामक नगर में हुआ था। सैयद अहमद शहीद का जन्म 1786 ईस्वी में वर्तमान उत्तर प्रदेश के रायबरेली नामक नगर में हुआ था। 1821 ईस्वी में सैयद अहमद कहाँ पे आए? तो सैयद अहमद शहीद पटना आए। कब? 1821 ईस्वी में। पटना के सादिकपुर परिवार के सदस्यों ने सैयद अहमद शहीद को आध्यात्मिक नेता मान लिया और उनसे क्या कर लिया? बैयत। बैयत का मतलब होता है संधि, समझौता। और उन्होंने ही बहावी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। तो पटना के सादिकपुर परिवार के सदस्यों ने सैयद अहमद शहीद को आध्यात्मिक नेता मान लिया और उनसे क्या कर लिया? तो समझौता कर लिया, बैयत कर लिया और उन्होंने ही बहावी आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। 1831 ईस्वी में बालाकोट की लड़ाई में सिख सेनापति शेर सिंह के विरुद्ध युद्ध में सैयद अहमद शहीद हो गए। तो 1831 ईस्वी में बालाकोट की लड़ाई में सिख सेनापति शेर सिंह के विरुद्ध लड़ते हुए सर सैयद अहमद शहीद हो गए। सैयद अहमद शहीद के उत्तराधिकारी कौन बने? विलायत अली और इनायत अली। तो सर सैयद अहमद शहीद के उत्तराधिकारी बने विलायत अली और इनायत अली। बहावी आंदोलन वास्तव में एक मुस्लिम सुधार आंदोलन था। तो बहावी आंदोलन क्या था? एक मुस्लिम सुधार आंदोलन था। बहावियों ने एक और अफगान कबीलों की मदद से पश्चिमोत्तर सीमांत के सिताना में स्वतंत्र राज्य का गठन किया और पटना में धन और स्वयं सेवक भेजने के लिए एक केंद्र बनाया। बंगाल में फराइजी आंदोलन हुआ जिसके नेता कौन थे? हाजी शरीयतुल्लाह। तो बहावी आंदोलन की तरह बंगाल में भी एक फराइजी आंदोलन हुआ जिसके नेता थे हाजी शरीयतुल्लाह। बहावियों की लड़ाई सीमांत क्षेत्र में किससे हुई? तो महाराजा रणजीत सिंह से हुई। तो बहावियों की लड़ाई सीमांत क्षेत्र में सिखों के राजा महाराजा रणजीत सिंह के साथ हुई। 1852, 1858 और 1863 तीनों में ही अंग्रेजों की लड़ाई किससे हुई? बहावियों से हुई। और तीनों में ही कौन जीत गए? अंग्रेज जीत गए, अंग्रेज विजयी रहे। बहावियों की लड़ाई सीमांत क्षेत्र से लेकर पंजाब और दिल्ली तक चला। तो बहावियों की लड़ाई सीमांत क्षेत्र से लेकर पंजाब और दिल्ली तक चला। बिहार में बहावी आंदोलन का दमन 1863 ईस्वी के अम्बेला अभियान के बाद हुआ। तो बिहार में बहावी आंदोलन का दमन कब हो गया? 1863 ईस्वी के अम्बेला अभियान के बाद।
1865 ईस्वी के में बिहार में अहमदुल्ला और अब्दुल रहीम को काला पानी की सज़ा मिली। तो 1865 ईस्वी में बिहार में अहमदुल्ला और अब्दुल रहीम को काला पानी की सज़ा प्राप्त हुई। 1865 ईस्वी में अम्बाला में और 1863 ईस्वी में अम्बाला में और 1865 ईस्वी में पटना में बहावियों पर राजद्रोह का मुकदमा चला। कब? तो 1863 ईस्वी में अम्बाला में और 1865 ईस्वी में पटना में बहावियों पर राजद्रोह का मुकदमा चला। बहावियों का योगदान अंग्रेजों के विरुद्ध जन चेतना जगाने और इस्लाम शिक्षा के प्रसार में था। बहावियों के अनुयायी क्या कहलाए? अहले हदीस। तो बहावियों के अनुयायी अहले हदीस कहलाए। 1845 से 1846 ईस्वी में आंग्ल सिख युद्ध पंजाब और सीमांत क्षेत्रों में हुआ। तो 1845 से 1846 ईस्वी में पंजाब और सीमांत क्षेत्रों में आंग्ल और सिख युद्ध हुआ। 1781 ईस्वी में संथाल क्षेत्र के सुल्तानाबाद की रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेजों का विरोध किया, जिसमें कुछ स्थानीय जमींदारों ने इसका समर्थन भी किया। तो 1781 ईस्वी में संथाल क्षेत्र के सुल्तानाबाद की रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया, जिसमें कुछ स्थानीय जमींदारों ने उसकी मदद की, समर्थन दिया। 1800 से 1802 ईस्वी में पलामू के चेरो सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध चेरो का विद्रोह हुआ। तो 1800 से 1802 ईस्वी में पलामू के चेरो सरदार भूषण के नेतृत्व में कौन सा विद्रोह हुआ? चेरो का विद्रोह। याद रखेंगे, जितने सारे ये हम विद्रोह बताए जा रहे हैं, बहावी आंदोलन, चेरो का विद्रोह, सबका डेट याद रखेंगे। फराइजी आंदोलन कहाँ पे हुआ? बंगाल में। चेरो का विद्रोह पलामू में 1800 से लेकर 1802 ईस्वी सरदार भूषण सिंह के नेतृत्व में। 1789 से 1794 ईस्वी तक छोटा नागपुर के उराव जाति ने अंग्रेजों के द्वारा जमीन कब्जे के विरोध में तमार विद्रोह किया, जिसके नेतृत्वकर्ता कौन रहे? तो जिसके नेतृत्वकर्ता रहे दिकू कौन थे? तो गैर आदिवासी जमींदार थे। तो 1789 से 1794 ईस्वी तक छोटा नागपुर के उराव जाति ने अंग्रेजों के द्वारा जमीन कब्जे के विरोध में तमार विद्रोह किया, जिसके नेतृत्वकर्ता रहे दिकू जमींदार, जो एक गैर आदिवासी जमींदार थे। 1820 से 1821 ईस्वी में अंग्रेजों ने अलोकप्रिय और दमनकारी राजा जगन्नाथ सिंह के संरक्षण के खिलाफ सिंहभूम के हो आदिवासियों ने विद्रोह किया। तो हो विद्रोह कब हुआ? 1820 से 1821 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा अलोकप्रिय और दमनकारी राजा जगन्नाथ सिंह का संरक्षण के खिलाफ। तो अंग्रेज अलोकप्रिय और दमनकारी राजा जगन्नाथ सिंह को संरक्षण दिए थे, तो उसी का विरोध कर रहे थे सिंहभूम के हो आदिवासी। इसी कारण हो आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध 1820 से 1821 ईस्वी में हो विद्रोह किया। आरंभिक चरण के जनजातीय विद्रोहों में सबसे भयंकर और हिंसात्मक विद्रोह कौन था? तो 1831 ईस्वी का कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 ईस्वी में, जो आरंभिक चरण के जनजातीय विद्रोहों में सबसे भयंकर और सबसे हिंसात्मक विद्रोह था। जनजातीय विद्रोहों की श्रृंखला के अंतिम और सबसे व्यापक विद्रोह 1855 से 1856 का संथाल विद्रोह था। याद रखेंगे, संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 से 1856 ईस्वी के बीच, जिसका प्रभाव भागलपुर से लेकर दमन को, झारखंड को दमन को कहा जाता था, वहाँ तक हुआ था, जिसने अंग्रेजों की नीति में परिवर्तन लाने पर बाध्य कर दिया। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 56 ईस्वी के बीच। कहाँ से? तो यह भागलपुर से लेकर दामन को, झारखंड के बीच हुआ था। 19वीं शताब्दी में भागलपुर से बर्धमान के बीच रेलवे निर्माण के कारण संथाल विद्रोह हुआ था। अब इस संथाल विद्रोह का कारण था कि 19वीं शताब्दी में
भागलपुर से बर्धमान के बीच अंग्रेज रेलवे का निर्माण कर रहे थे, जिससे इनके इलाके को नष्ट किया जा रहा था, जिसके इनके इलाकों को क्या किया था, नष्ट किया जा रहा था। संथाल विद्रोह का प्रभाव बीरभूम, सिंहभूम, बांकुड़ा, हजारीबाग, भागलपुर और मुंगेर तक हुआ। तो संथाल विद्रोह का प्रभाव कहाँ कहाँ पे हुआ? बीरभूम, सिंहभूम, बांकुड़ा, हजारीबाग, भागलपुर और मुंगेर तक। संथाल विद्रोह की सबसे बड़ी विशेषता मसीहाई या अर्ध धार्मिक स्वरूप रहा। तो संथाल विद्रोह की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही? मसीहाई या अर्ध धार्मिक स्वरूप, अर्थात यह धार्मिक विद्रोह था एक तरह से। संथाल विद्रोह के प्रणेता थे दो भाई, सिंधु कान्हू और उसके बाद चांद और भैरव। तो संथाल विद्रोह के प्रणेता थे सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव। सिंधु ने यह संदेश दिया कि उसने ठाकुरों या इस देवता के आदेश पर यह संघर्ष छेड़ा है और इसमें भाग लेने वालों की रक्षा और सहायता कौन करेंगे? ठाकुर करेंगे। संथाल विद्रोह प्रभावित क्षेत्र में सैनिक कानून अर्थात मार्टियल लॉ लागू हुआ, जिसे आतंक कानून भी कहते हैं। तो संथाल विद्रोह के प्रभावित क्षेत्रों में एक सैनिक कानून लागू हुआ अर्थात मार्टियल लॉ लागू हुआ, जिसे आतंक कानून कहते हैं। संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगना की स्थापना हुई। तो इसी संथाल विद्रोह के बाद कौन से जगह की स्थापना हुई? संथाल परगना, इम्पॉर्टेंट है, संथाल परगना की स्थापना हुई। अठारह सौ 80 से 81 में एक बार फिर से संथाल विद्रोह हुआ। तो एक बार फिर से संथाल विद्रोह हुआ 1880 से 81 में। बिहार में 1857 का विद्रोह 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिला के रोहिणी गांव से आरंभ हुआ। कहाँ पे? 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर जिला के रोहिणी गांव से, जो असफल रहा, जिसमें दो अंग्रेज अधिकारी मारे गए और यह विद्रोह क्या रहा? तो विफल रहा। 3 जुलाई 1857 ईस्वी को पटना सिटी में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ हो गया। तो 3 जुलाई 1857 ईस्वी को पटना सिटी में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ हो गया। पटना में 1857 ईस्वी का संघर्ष गुरहट्टा मोहल्ला के पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में हुआ। तो पटना में 1857 ईस्वी का जो संघर्ष था वह गुरहट्टा मोहल्ला के पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में हुआ। बिहार में अफीम व्यापार के एजेंट लोयल ने 1857 के विद्रोह के दमन का प्रयास किया। तो बिहार में अफीम व्यापार के एजेंट लोयल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का दमन का प्रयास किया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर था विलियम टेलर। 19 जून 1857 ईस्वी को 3 मुसलमान मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और वाइजुल हक को धोखे से विलियम टेलर ने क्या कर लिया था? तो बंदी बना लिया था। तो 19 जून 1857 ईस्वी को पटना के 3 मुसलमानों मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और वाइजुल हक को धोखे से विलियम टेलर ने क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था। पीर अली के दुकान और घर को ढाक कर विलियम टेलर ने कतबा लगा दिया अर्थात एक फतवा जारी कर दिया। तो पीर अली के दुकान और घर को ढा दिया था विलियम टेलर ने। 16 व्यक्तियों को मृत्यु दंड दिया गया। तो बिहार में 1857 ईस्वी में पटना में 16 व्यक्तियों को क्या किया गया? मृत्यु दंड दिया गया। खाजे कला के दरोगा को विद्रोह की पूर्व सूचना न देने पर उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया, स्थानांतरित कर दिया गया। तो अंग्रेज़ों ने खाजे कला के दरोगा को विद्रोह की पूर्व सूचना न देने पर उसे क्या कर दिया? स्थानांतरित कर दिया। पीर अली को अंग्रेज अधिकारियों ने बंदी बना लिया और उसके बाद उसे फांसी दे दी गई।
तो पीर अली को अंग्रेज अधिकारियों ने बंदी बना लिया और अंग्रेज़ों ने उसे फांसी दे दिया। पीर अली के अदम्य साहस और धैर्य की प्रशंसा विलियम टेलर ने अपनी किताब आवर क्राइसिस में की है। तो पीर अली के अदम्य साहस और धैर्य की प्रशंसा विलियम टेलर ने अपनी किताब आवर क्राइसिस में की है। 25 जुलाई 1857 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या हो गई। तो 25 जुलाई 1857 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या हो गई। 25 जुलाई 1857 ईस्वी को दानापुर रेजिमेंट के 3 सैनिक विद्रोही हो गए और शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के जमींदार बाबुर कुंवर सिंह के साथ मिलकर विद्रोह आरंभ हो गया। तो 25 जुलाई 1857 ईस्वी को दानापुर के 3 सैनिक विद्रोही हो गए और जो दानापुर के 3 सैनिक थे वे विद्रोही हो गए और शाहाबाद जिले के जगदीशपुर के जमींदार बाबुर कुंवर सिंह के साथ बिहार में 1857 का विद्रोह आरंभ हो गया। 30 जुलाई 1857 ईस्वी को सारण और तिरहुत में पटना में सैनिक शासन लागू हो गया। तो 30 जुलाई 1857 ईस्वी को भोजपुर, सारण, तिरहुत और पटना में सैनिक शासन लागू हो गया। तो ये तो था हमारा आधुनिक बिहार का पहला पार्ट। आधुनिक बिहार चूँकि बहुत बड़ा टॉप पार्ट है तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, जिसे समझने में भी काफ़ी दिक्कत होगी। तो इसे 2-3 बार रिपीट करके सुन लेंगे, दिमाग में फिट हो जाएगा। तो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही साथ जो लोग इसमें नए जुड़े हैं ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और चर्चा करेंगे इस आधुनिक बिहार के भाग 2 को लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद।